हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स एडू केयर में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी का हमारा प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से चालू हो चुका है और इसमें जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का भी सेक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग सेल पढ़ चुके हैं, टिश्यू पढ़ चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जिनका भी सेशन मिस हो गया होगा, आज ग्रुप्स में जो स्टडी हुआ था, डिस्कशन हुआ था, अगर वहाँ मिस कर चुके हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इस खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम इस आँख पर अगर चश्मे भी लगा ले फिर भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो वैसे जीव को सूक्ष्मजीव बोलते हैं, यानी कि जिस जीव को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं वैसे जीव को सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव का स्टडी हम जिस भी शाखा के अंतर्गत, जिसकी भी ब्रांच के अंतर्गत, विज्ञान के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एक विज्ञान का ब्रांच है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। अब कुछ हम सूक्ष्मजीव के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे वाइराइड्स। अब देखिए यहाँ पर वाइराइड्स एक क्या है? सूक्ष्मजीव है। वाइराइड्स वर्ड जो है, इस वर्ड का अमेरिका का एक जीव वैज्ञानिक है थियोडोर डायनर ने ये खोज सर्वप्रथम वाइराइड्स वर्ड का खोज उन्होंने किया था। वाइराइड्स केवल न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, यानी कि इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखेंगे। इसके विषाणु बहुत छोटे होते हैं, यानी कि एक वायरस है तो इसके विषाणु बहुत छोटे होते हैं। विषाणु, अब देखिए वाइराइड्स के विषाणु बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जो एक विषाणु होते हैं उस विषाणु को जब 1000 भाग में आप डिवाइड करेंगे तो उसका एक भाग के बराबर वाइराइड्स विषाणु होते हैं, वाइराइड्स होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि कितने ये छोटे होते हैं। और वाइराइड्स केवल न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या होता है? आरएनए इसमें केवल होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है, ओनली आरएनए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रियॉन। अब देखिए प्रियॉन क्या है? यह एक असामान्य प्रकार का सूक्ष्मजीव है, भी एक सूक्ष्मजीव है, लेकिन ये केवल प्रोटीन अणु का बना होता है। प्रियॉन का व्यास 4 से 5 नैनोमीटर होता है, 4 से 5 नैनोमीटर, बहुत छोटा। और इसका निर्माण हमारे मस्तिष्क कोशिका में होता है, मस्तिष्क कोशिका में ही प्रियॉन बनता है। और इसी के कारण क्रोयूट सल्फेट, जिसको याकूब बोलते हैं, ये एक रोग है जो होता है मनुष्य को। और इस रोग में क्या होता है? याददाश्त की कमी हो जाती है, कोई चीज़ें याद नहीं होती है, भूल जाते हो, अभी कहाँ सामान क्या रखे हो भूल जाते हो, आपने अभी क्या पढ़ा भूल जाते हो, या पागलपन भी हो सकता है। इस बीमारी में क्रोयूट सल्फेट एक रोग होता है, किसके कारण? प्रियॉन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विषाणु। देखिए विषाणु यानी कि वायरस, लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है 20, यानी कि 20। वायरस की खोज सबसे पहले रूस के एक वैज्ञानिक थे आइवेनोस्की ने किया था। आइवेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधों में किया था। एक तंबाकू का पौधा जो रोग से ग्रसित था, उसमें रूस के वैज्ञानिक आइवेनोस्की ने खोज किया था वायरस का, और उसका नाम उन्होंने टोबैको मोसैक वायरस रखा था, यानी कि TMV इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए विषाणु जो होते हैं, यानी कि वायरस जो होते हैं, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ये बने होते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो वायराइड्स है इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। लेकिन प्रियॉन के बारे में हम लोगों ने देखा ये प्रोटीन अणु का बना होता है। बट ये विषाणु को हम लोगों ने क्या देखा कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन अणु दोनों से ये बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या तो डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है, जबकि और भी जंतु होते हैं, जंतु के जो वायरस होते हैं उसमें डीएनए भी होता है, यानी कि जंतु वाले में आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा, और प्लांट वाले में
आरएनए होता है। अब देखिए इसके डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो डीप में नहीं जा रहे हैं। मेन जो चीज़ें हैं वही पढ़ रहे हैं। डीप बायोलॉजी जैसे टीजीटी के लिए जो साइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीजीटी साइंस, उनको डीप में पढ़ना होगा सारी चीज़ें। हम लोग जनरल साइंस का जो पार्ट है उसके अंतर्गत जो बायोलॉजी आता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो सभी के लिए हैं, जो पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो टीजीटी देने वाले हैं, जो पीजीटी देने वाले हैं, सभी को ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए, विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। मतलब इनको निर्जीव कैसे माना जाता है? ये वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि करता है, ठीक है। जब ये किसी लिविंग बॉडी में इंटर करेगा तभी अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। तो विषाणु को मतलब ये निर्जीव की कैटेगरी में भी आता है और सजीव की कैटेगरी में भी आता है। जब ये लिविंग बॉडी में सजीव मतलब कि शरीर में जब तक ये इंटर नहीं करते हैं तब तक ये निर्जीव होता है, और जब इंटर कर जाता है तो ये सजीव कहलाता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचन यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती है। जीवित कोशिका के बाहर मेटाबॉलिज्म ये नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए किस आधार पर सजीव माना जाएगा? सजीव इसलिए इस आधार पर माना जाता है कि अलग अलग वायरस का आकार और उसका कंस्ट्रक्शन यानी संरचना अलग अलग होता है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। वायरस जनन करता है तो जनन सजीव ही करते हैं ना, इसलिए इसको सजीव माना जाता है इस आधार पे। वायरस संवेदनशील यानी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है, ठीक है। जैसे सजीव वातावरण के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उनमें अनुकूलन पाया जाता है उसी तरीके से वायरस में भी, तो इस आधार पे हम इसको सजीव मानते हैं। पादप वायरस यानी कि जो पौधे में वायरस होते हैं, पौधे की कोशिका में रहते हैं और उनके कई प्रकार के रोग भी उनमें फैलाते हैं। अब वायरस के कारण होने वाले जो मनुष्य में रोग है उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा या फ्लू क्या है? एक मिक्सो वायरस के कारण होने वाला रोग है जो विश्व के लगभग सभी देश में पाया जाता है। और ये विषाणु जो है मिक्सो वायरस जो है वो वायु के द्वारा, हवा के द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। रोगी जब छींकता है तो एयर ड्रॉप जो है वो हवा में फैलता है और वो इस तरीके से फैलता है और दूसरे व्यक्तियों में भी वो प्रवेश कर जाते हैं और ये लंग्स को प्रभावित करता है, क्योंकि जब हवा में फैलेगा तो जब हम श्वास लेंगे तो फेफड़ा से होकर ही वो हवा पास होता है, तो पहले ये फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। पोलियो भी एक वायरस से होने वाला ये रोग है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस एक वायरस ही है, ठीक है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध या संक्रमित पेयजल के माध्यम से भी आहार नाल में प्रवेश कर जाता है। यह रोग बच्चों में सबसे खास करके 6 महीने से 3 वर्ष तक की उम्र तक होने का चांस ज़्यादा रहता है। प्रभावी सबसे ज़्यादा इस उम्र तक रहता है। एक बार पोलियो रोग हो जाने से उसका जो अंग प्रभावित होगा फिर उसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए इसका बचाव ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बचाव हम पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका के माध्यम से कर सकते हैं। अगर अंग प्रभावित हो गया तो इसका सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा हम उस रोग की तीव्रता को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। पूर्ण तरीके से ठीक तो नहीं हो सकता है, इसलिए उससे बेहतर है कि आप टीका लगवाकर उस रोग से ही अपने बच्चे को बचा लें, है ना। तो देखिए, पोलियो का टीका बच्चे को ज़रूर घर में लगवाना चाहिए। खसरा की बात करते हैं। खसरा यह मोरबोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। ये विषाणु का नाम दिया गया है जिस विषाणु से होता है। विषाणु वायु के माध्यम से तेज़ी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं शुरू में उनके नाक, आँख से पानी आता है, बुखार होता है। 3 से 4 दिन के बाद शरीर पर लाल लाल दाने होने लगते हैं। खसरा का लक्षण है। इस रोग में रोगी को आराम देना होता है और गरम भोजन, उबला हुआ भोजन और गर्म पानी ऐसे देना होता है। चेचक के बारे में बात करें तो देखिए, चेचक भी एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। वेरियोल जिसका नाम है, वेरियोल विषाणु के कारण होता है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है। इसके भी विषाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और जो व्यक्ति संक्रमित होगा चेचक से उसका लक्षण ये है कि सिर में दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी होगा और 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाना निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में वो दाना फैल जाएगा, ठीक है। ये चेचक का हो गया। छोटी माता, ये भी विषाणु से होने वाला रोग है।
वारिसेला जोस्टर विषाणु के कारण ये होता है, परंतु चेचक से ये कम होता है। इसमें इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं और हल्का बुखार होता है और जोड़ों में दर्द होता है। ये इसका लक्षण हो गया। रेबीज, देखिए रेबीज क्या है? यह रोग रैबिड वायरस के कारण होता है कि वायरस है रैबिड। इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था। रैबिड को पहली बार किसने देखा था? पास्चर ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और इस रोग के टीका का विकास भी उन्होंने ही किया था। यानी कि जो रेबीज नामक रोग है, इसके टीके का आविष्कार किसने किया था? खोज किसने किया था? टीके का खोज किसने किया था? टीके का विकास किसने किया था? पास्चर ने। रैबिड वायरस कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीवों में पाया जाता है। जब ये जीव मनुष्य को काटता है तो मनुष्य में वायरस प्रवेश कर जाता है और मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मनुष्य के मस्तिष्क में चला जाता है। और इसका लक्षण क्या हो जाता है? मस्तिष्क में जाएगा तो सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा तो बुखार होगा और साथ में गर्दन में भी दर्द होता है। धीरे धीरे जो रोगी है वो पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज में संक्रमित व्यक्ति गले की पेशी में संकुचन बंद हो जाता है। यानी जो गले के पेशी का जो संकुचन है, मतलब फैलना, सिकुड़ना, ये बिल्कुल बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है कि वो पानी नहीं पी सकता है, पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और उसको पानी देखते ही फिर डर लगने लगता है, क्योंकि वो पानी नहीं पी सकता है। पानी पीने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उसको होती है, इसलिए उसको पानी को देखते ही डर लगने लगता है। और जिस भी व्यक्ति को पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हेपेटाइटिस भी एक वायरस से होने वाला रोग है। ये यकृत यानी लीवर को संक्रमित करता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, टाइप ए टाइप बी, जो मतलब कि कॉमन है, जनरल है। हेपेटाइटिस ए जो है वो दूषित भोजन या दूषित पानी के द्वारा संक्रमित होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो रुधिर और लार यानी कि ब्लड और लार जो है इसके संक्रमण से होता है। इस रोग में जो यकृत है यानी लीवर है, ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत याद रखना है आपको। इसका जो प्रधान लक्षण है वो क्या है कि आपका जो स्किन है और जो आँख है उसका सफ़ेद भाग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हो जाने से क्या होगा? नाखून भी पीले हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग जॉइंडिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस को ही। अब देखिए एक और यहाँ पर है विषाणु से होने वाला बीमारी, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अब देखिए बैक्टीरियोफेज वैसे क्या है? विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करता है, यानी विषाणु वायरस बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार की क्या है? ये वायरस है, लेकिन ये आक्रमण किस पर करता है? जीवाणु पर। सर्वप्रथम इसका खोज स्टुअर्ट और डी हेरेल ने किया था। कब? 1917 में। ठीक है, यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। यानी कि विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के, इसमें डीएनए होता है। विषाणु की जो शेप है, आकृति है, वो मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। जैसा शुक्राणु कोशिका होता है वैसा ही इसका शेप होता है। शेप के बारे में अब देखिए, हम सभी लोग गंगा जी में जाते हैं नहाने, तो पानी भर के घर में लाते हैं और रखते हैं, और उसके पानी में बैक्टीरिया नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना उसका पानी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया क्यों नहीं होता है? गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है, और ये विषाणु क्या करता है कि जो उसमें जीवाणु है, जो पानी को सड़ाने वाला जीवाणु होता है, उसका भक्षण करते हैं, मतलब उसको खा जाता है। और इस कारण से गंगा जल का पानी अधिक दिन होने के बाद भी खराब नहीं होता है। किस कारण नहीं होता है? बैक्टीरियोफेज विषाणु होने के कारण। अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। वायरस हो गया बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। जीवाणु का ये पिक्चर आप देख सकते हैं। जीवाणु में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रकाभ, मीजोसोम, प्लाज्मिड, पोलिसोम, कोशिका भित्ति, फ्लैजेला, और यहाँ पर फिम्बरी, बहुत तरह के इस तरह से यानी कि जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। ऑर्गेनेल्स कुछ हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए
जीवाणु क्या होता है कि हर जगह पाया जाता है। यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हर जगह है, हवा में भी है, जल में भी है, भूमि पर भी है, हर जगह मौजूद है। और इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने इसका नाम क्या रखा था? एनिमैल्क्यूल इसका नाम रखा था। लेकिन एहरनबर्ग ने इसका नाम बैक्टीरिया रखा। बैक्टीरिया किसने नाम रखा? एहरनबर्ग ने रखा। लेकिन सर्वप्रथम लुई पाश्चर और उसके बाद कोच ने ये बताया कि मनुष्य में बैक्टीरिया से रोग फैलता है और बैक्टीरिया का आकार 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है और अलग अलग आकार के बैक्टीरिया का नाम भी अलग अलग दिया गया है। जैसे गोल आकार के बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं, घन यानी क्यूब के आकार के बैक्टीरिया को सार्सिना बोलते हैं, छड़ के आकार के बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को स्पाइरिला बोलते हैं, कोमा जैसे होता है ना कोमा, इस आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है। शरीर में ये क्या कर देता है? जहरीला पदार्थ एक ट्यूबरकुलिन सिक्रेट करता है और ये फेफड़ा के कोशिका को नष्ट करने लगता है। ठीक है, इस रोग के लक्षण क्या है? धीरे धीरे प्रकट होता है, एक ही बार प्रकट नहीं होता है। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग के प्रारंभिक लक्षण। अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर खांसी के साथ साथ हल्का बुखार है तो इसका ये शुरुआती लक्षण है। चलिए, इस रोग का उपचार संभव है लेकिन इसकी दवाई काफ़ी लंबे समय तक सेवन करनी पड़ती है और इसकी दवाई बीच में गैप नहीं करनी होती। अगर 6 मंथ का कोर्स है तो 6 मंथ तक एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ तक इसकी दवाई चलती रहनी चाहिए। अगर एक दिन भी आपने मिस किया तो फिर से 6 मंथ चलाना होगा। अगर 9 मंथ का कोर्स है तो 9 मंथ तक कंटिन्यू चलाना होगा बिना गैप किए। लंबी और अनिवार्य रूप से लेनी होती है ना। बच्चों को टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय ही BCG का टीका लगवाया जाता है। किसका? BCG का। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ये लाइन टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक रोग सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया है, उससे होने वाला ये संक्रामक रोग है जिसमें यह बैक्टीरिया पेयजल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से या दूध या कच्चा फल या सब्जी के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद उसको संक्रमित करने लगता है। टाइफाइड बचाव है तो क्या करना होगा? हर 3 वर्ष के बाद TAB ठीक है, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवानी चाहिए। निमोनिया की बात करें तो इस रोग यानी कि ये जो आपका रोग है निमोनिया रोग जो है ये भी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, जिस जीवाणु का नाम यहाँ पर दिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये साथ में है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायुकोष्ठ जिसको एल्वेओली बोलते हैं, ये क्या हो जाता है? सूख जाता है और इसमें क्या होता है? वायुकोष्ठ यानी इसी में ऑक्सीजन होता है तो फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वायुकोष्ठ सूखेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। इसमें क्या होता है? ज्वर, खांसी, सिर में दर्द इस रोग के समान लक्षण है। दूसरा हमारा है हैजा, ये अलग से हैं, इसको पॉइंट नहीं किया गया है, आप देख लेंगे। हैजा जिसको कोलेरा भी बोलते हैं, यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर क्या कर देता है? विषाक्त पदार्थ यानी कि विष जैसा पदार्थ मतलब विषाक्त पदार्थ करता है, जिससे कि रोगों को बार बार क्या आता है? पानी जैसा पखाने जिसको दस्त बोलते हैं और उल्टी भी होता है। एंथ्रेक्स क्या है? देखिए एंथ्रेक्स भी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, जो जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। जीवाणु के कारण होने वाला गाय, भैंस, बकरी को होता है ये रोग। फिर भी पालतू पशु के संपर्क में अगर मनुष्य रहता है तो मनुष्य को भी हो जाता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण क्या है? जैसे ये इसका संक्रमण इसका फैलेगा तो इसका लक्षण क्या है? सर्दी और सांस लेने में दिक्कत, अब भूख लगने में कमी, भूख नहीं लगेगा। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला और भी कुछ रोग का नाम है डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस और कुकुर खांसी। अब देखिए
जीवाणु द्वारा होने वाला रोग का नाम आपको याद रखना है, वायरस द्वारा होने वाला रोग का नाम, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में एक ये पॉइंट देख लीजिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी कि रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले यह प्रमाणित किया था कि सूक्ष्म जीव मानव में रोग फैलाते हैं, और उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का भी पता लगाया था और उसे प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच का मतलब ये जो थ्योरी है इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही बताया था सूक्ष्म जीव मानव में रोग फैलाते हैं। तो ये आपका था ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। सेल हो चुका है, टिश्यू हो चुका है, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, तो आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, और आगे से जो भी आपका वीडियो फ्रेंड्स अपलोड यहाँ पर होगा उसको आप देखते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, या कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दी जाए तो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।